गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल सेट जो है वो कॉमर्स विषय के यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मॉडल सेट 2 को लेकर के मैं आज की इस वीडियो में आया हूं। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आइए फटाफट सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। खंड ब जो है बही खाता तथा लेखा शास्त्र, यहाँ आप देख सकते हैं खंड ब बही खाता तथा लेखा शास्त्र पार्ट बी एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इसी के मॉडल सेट को आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन पासबुक क्या है, व्हाट इज अ पासबुक। तो पासबुक आप जानते हैं क्या है। पासबुक क्या है, फर्म की बहियों फर्म नहीं, बैंक की बहियों में ग्राहक के खाते की प्रतिलिपि, ठीक है, कॉपी ऑफ ए कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बुक्स। तो पासबुक क्या है, बैंक की बहियों में ग्राहक के खाते की एक नकल होती है, प्रतिलिपि होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि बेचे गए माल की लागत 1,02,000 रुपये तथा सकल लाभ 8,600 रुपये हो तो विक्रय क्या होगी, ठीक है। तो विक्रय क्या होगा, आप जानते हैं हमको क्या निकालना है, विक्रय। तो विक्रय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी हमको सेल्स निकालना है। तो सेल्स बराबर क्या होगा, सेल्स बराबर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे गए माल की लागत प्लस उसमें ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 1,02,000 रुपये है, बेचे गए माल की लागत बराबर 1,02,000, ठीक है, 1,02,000 रुपये प्लस सकल लाभ कितना है 8,600। तो इन दोनों का जब टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, ये टोटल आएगा आपका 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 1,10,600 ये आपका आएगा विक्रय, ठीक है। तो ये विक्रय हो जाएगा सेल्स। सेल्स जो है ऑप्शन ए होगा, फिर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1,10,600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 है, तलपट में दिया गया मैनेजर का कमीशन निम्न में दिखाया जाता है। मैनेजर्स कमीशन गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज सोन इन। तो जो मैनेजर का कमीशन होगा वो कहाँ दिखाया जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा, लाभ हानि खाते में, ठीक है। तलपट में दिया हुआ मैनेजर का कमीशन कहाँ दिखाया जाएगा, केवल और केवल लाभ हानि खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट से बाहर दिया गया अंतिम रहतिया निम्न में दिखाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज सोन इन। तो तलपट से बाहर दिया गया अंतिम रहतिया कहाँ दिखाया जाएगा, चिट्ठा में भी दिखाया जाएगा और कहाँ दिखाया जाएगा, व्यापार खाता में और चिट्ठा में, ठीक है। व्यापार खाता में कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड वाले पार्ट में हम दिखाएंगे और चिट्ठे में हम दिखाएंगे एसेट्स वाले साइड्स में। तो इसका जो ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा असाधारण व्यय है, विच वन इज एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। तो असाधारण व्यय कौन सा है, आग से हानि, ठीक है, आग से जो हानि है वो हमारा लॉस बाई फायर जो है असाधारण यानी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है। बाकी ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज और दत्त छूट ये सब क्या है, ये सब नॉर्मल व्यय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चिट्ठा क्या है, व्हाट इज़ अ बैलेंस शीट। चिट्ठा क्या है, एक प्रकार का क्या है, विवरण है, स्टेटमेंट, ठीक है। ये ना तो ये खाता नहीं है, रोजनामचा नहीं है, ये क्या है, विवरण है, स्टेटमेंट है, जो किसी तिथि विशेष पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बैंक द्वारा काटे गए ब्याज को रोकड़ बही के अधिकृत शेष में खाली स्थान जाता है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इज ब्लैंक स्पेस इन द ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको हम इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। बैंक द्वारा काटे गए ब्याज को रोकड़ बही के अधिकृत शेष में जोड़ा जाता है। रोकड़ बही का अधिकृत शेष यानी रोकड़ बही का हमारा जो है वो क्रेडिट शेष है, ठीक है, अधिकृत शेष यानी क्रेडिट शेष। अब बैंक द्वारा जो है उसमें ब्याज क्या किया गया है, काटा गया है, ठीक है, चार्ज किया गया है। तो जब हम हमारा अधिविकर्ष है उस पर बैंक ब्याज लगाएगा तो हमारा अधिविकर्ष जो है और बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे फिर हम क्या करेंगे, इसको अपना जो हमारा
कैश बुक है उसको बढ़ाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी होगा। यदि आपको बैंक समाधान विवरण वाले क्वेश्चन, ये चूँकि बैंक समाधान विवरण से ही रिलेटेड है, अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, बनाने में आपको असहजता होती है, तो आप मेरे चैनल पर ही बैंक समाधान विवरण से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। बैंक समाधान विवरण नाम से एक प्ले स्टोर में है, आप वहां जाकर के प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं आसानी से। बैंक समाधान विवरण के नाम से वो प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। यदि पासबुक का शेष, ये भी उसी से रिलेटेड है, यदि पासबुक का शेष दिया गया हो तो वसूली के लिए भेजे गए विपत्र जो अनादित हो गए उन्हें क्या किया जाता है। इफ बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन देन व्हाट हैपेंस विद द अमाउंट ऑफ बिल सेंट फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड। अब यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, यदि पासबुक का शेष दिया गया हो, ठीक है, किसका शेष कर रहा है, पासबुक का कौन सा शेष होता है, पासबुक का हमेशा जो है वो क्रेडिट शेष ही होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी डेबिट शेष भी होता है। जब रोकड़ शेष हमारा अधिविकर्ष होता है क्रेडिट शेष, तो पासबुक भी डेबिट शेष होता है। तो अगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि पासबुक का कौन सा शेष, तो हम इसको मान लेंगे पासबुक का क्रेडिट शेष। अब कह रहा है कि यदि पासबुक का शेष दिया गया हो तो वसूली के लिए भेजे गए विपत्र जो अनादित हो गए उन्हें क्या किया जाता है। तो उनको हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे इसको आप समझ लीजिए। चूँकि हमारे पास क्या है, पासबुक का क्रेडिट शेष है और विपत्र जो अनादित हो गया उन्हें क्या किया जाएगा, विपत्र अनादित हो गया, यानी हमने एक विपत्र को भेजा बैंक में कलेक्शन के लिए, लेकिन वो कलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, हमने क्या किया, अपना इसको घटा दिया, कैश बुक को हमने घटा दिया, कैश बुक का जो हमारा बैंक वाला कॉलम था उसको हमने घटा दिया, लेकिन वहाँ उसका कलेक्शन नहीं हुआ, जिसके वजह से वो क्या हो गया, कम हो गया, अधिक हो गया। तो हम उसको क्या करेंगे, अपने कैश बुक को बढ़ाने के लिए उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये 8 का ए होगा सही। क्वेश्चन नंबर 9 है, रोकड़ बही में क्रेडिट शेष का क्या अर्थ है। तो रोकड़ बही, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। तो रोकड़ बही का जो क्रेडिट शेष होता है वो अधिविकर्ष होता है। ठीक है, रोकड़ बही का जो क्रेडिट शेष होता है वो अधिविकर्ष होता है। क्योंकि रोकड़ बही का देखिए हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन जो रोकड़ बही 2 खाने या 3 खाने वाली होती है जिसमें बैंक शेष भी होता है, तो बैंक वाला जो कॉलम होता है वो डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चिट्ठा किस प्रारूप में बनाया जा सकता है, इन विच फॉर्म बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड। तो चिट्ठा जो होता है, आर्थिक चिट्ठा, उसे हम क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल में और लंबवत यानी वर्टिकल दोनों ही स्थितियों में बना सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी है, ए और बी दोनों ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तलपट में दिया गया अदत्त किराया निम्न में दिखाया जाता है। आउटस्टैंडिंग रेट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। तो तलपट में दिया गया जो अदत्त किराया है वो कहाँ दिखाया जाएगा, वो केवल और केवल चिट्ठा में दिखाया जाएगा। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं जो समायोजनाओं में कोई चीज़ दिया होता है तो उनका हम 2 जगह पर लेखा करते हैं, लेकिन यदि तलपट में कोई चीज़ दी हो तो उसका हम केवल एक ही जगह पे लेखा करते हैं। तो तलपट में यदि अदत्त किराया दिया हुआ है तो ये क्या है, अदत्त किराया हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का हमारा दायित्व है। तो ये अदत्त किराया कहाँ जाएगा, चिट्ठे के दायित्व साइड में जाएगा। ठीक है, अदत्त किराया यानी ऐसा किराया जो हमको भुगतान कर देना चाहिए था लेकिन हमने उसका भुगतान अभी नहीं किया है, तो हमारे लिए लायबिलिटी है, ये चिट्ठे के लायबिलिटी साइड में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार खाते में क्रेडिट की अधिकता को कहा जाता है। एक्सेस ऑफ क्रेडिट इन द ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड। तो व्यापार खाते में जो क्रेडिट की अधिकता होती है उसे हम सकल लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट। अगर यही व्यापार खाते में डेबिट की अधिकता होती तो फिर हमारे लिए वो सकल हानि हो जाती, लेकिन यहाँ क्रेडिट की अधिकता है इसलिए सकल लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तलपट के बाद व्यापारी कौन सा लेखा विवरण तैयार करता है। विच अकाउंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो तलपट के बाद हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अंतिम खाते फाइनल अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, तो तलपट के बाद हम फाइनल अकाउंट को ही बनाते हैं। बैंक समाधान विवरण वाले चैप्टर से फिर एक क्वेश्चन है। तो बैंक समाधान विवरण से इस मॉडल सेट में या जो भी इसके पहले मैंने जो भी मॉडल सेट जारी किए हैं उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो ये चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आप इनके
सभी क्वेश्चन को समझ जाएं, देख जाएं, उसको क्या रूल है, क्या नियम है। मैंने सारे वीडियोज़ चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो उसको आप ज़रूर एक बार देख लें ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाए। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। रोकड़ बही का अधिविकर्ष है 10,500 रुपये, ठीक है। यानी जो हमारा रोकड़ बही है, कैश अकाउंट, ठीक है, कैश बुक का जो हमारा बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस यानी अधिविकर्ष। अब बैंक चार्ज 60 रुपये और पासबुक का अधिविकर्ष क्या होगा? तो तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है वो 10,500 रुपये है, बैंक ने चार्ज किया 60 रुपये, तो हमारा अधिविकर्ष क्या होगा? 60 रुपये और बढ़ जाएगा, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो 10,500 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा? 10,560, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 10,560 रुपये। आपको बात ये समझ में आ गई कि मैंने इसको जोड़ा क्यों? अब थोड़ी सी एक बार फिर इसको हम लोग समझते हैं कि मैंने इसको जोड़ा क्यों, एक बार विस्तार से समझते हैं। देखिए हमारा जो डेबिट बैलेंस है अधिविकर्ष, क्रेडिट बैलेंस है 10,500, ये क्या है? अधिविकर्ष यानी उधार है। बैंक ने 60 रुपये हमसे चार्ज लिया, तो हमारा उधार क्या होगा? 60 रुपये और बढ़ जाएगा, तो 10,560 रुपये जो है हमारा उधार हो गया, अब यानी वो ऋण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पासबुक तथा रोकड़ बही के शेष में अंतर का क्या कारण हो सकता है? व्हाट कैन बी रीज़न ऑफ डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक? तो पासबुक और कैश बुक में अंतर के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको देखते हैं। बैंक चार्ज, ये अंतर हो सकता है। बैंक द्वारा सीधा भुगतान, ये भी अंतर हो सकता है। प्राप्त चेक का लेखा नहीं होना, ये भी हो सकता है। यानी ऑल ऑफ दीज, ये सब सही हैं। बैंक चार्ज होता क्या है? बैंक कभी कभी जो सुविधाएं देता है उस पर वो कुछ चार्ज लेता है, और जिसकी सूचना कभी कभी व्यापारी को नहीं होती, जिसकी वजह से बैंक का जो पासबुक होता है और जो कैशबुक होता है दोनों में अंतर आ जाता है। बैंक द्वारा सीधा भुगतान का क्या मतलब है? कभी कभी बैंक क्या करता है, बिना कस्टमर के संज्ञान में लिए हुए वो सीधा खाते में पैसा डाल देता है, ठीक है। जो उसके लेनदार होते हैं या जो भी, जैसे बीमा का किस्त है या अन्य किराया है, उसका भुगतान बैंक सीधे कर देता है। इसकी वजह से भी इनमें अंतर आ जाता है। प्राप्त चेक का लेखा नहीं होना, प्राप्त चेक यानी एक ऐसा चेक जिसका हमने लेखा अपने यहाँ नहीं किया, तो इससे भी दोनों में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए बट्टे का लेखा किस खाते में होगा? डिस्काउंट अलाउड इज इंक्लूड इन विच अकाउंट? तो दिया गया बट्टा किस खाते में होगा? बट्टा जानते ही हैं, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 16 का जो है वो सी सही होगा, लाभ हानि खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम खाते वर्ष में कितनी बार बनाए जाते हैं? हाउ मैनी टाइम्स फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड इन अ ईयर? तो जो अंतिम खाते होते हैं इनका नाम से ही आप जानते हैं, अंतिम खाते वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, और ये साल में केवल और केवल एक बार ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक रहतिया 12,500 रुपये, विक्रय 2,75,000, भाड़ा 20,000, सकल लाभ 95,000 नहीं 9,50,000 रुपये, ठीक है। सकल लाभ जो है हमारा 9,50,000 रुपये है। क्रय जो है 1,26,500। तो अंतिम स्टॉक की गणना करें, ठीक है। तो अंतिम स्टॉक की गणना करनी है। अंतिम स्टॉक की गणना करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? बेचे गए माल की लागत आपको निकालनी पड़ेगी। तो बेचे गए माल की लागत निकालेंगे तभी जाकर के फिर हम अंतिम रहतिया ज्ञात कर पाएंगे। तो बेचे गए माल की लागत निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेचे गए माल की लागत निकालने के लिए ये जो हमारा विक्रय है, विक्रय में से क्या करेंगे? सकल लाभ को घटा देंगे। विक्रय में से हम क्या करेंगे? सकल लाभ को घटा देंगे, ठीक है। 2,75,000 है और यहाँ 9,50,000 है। तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट गलत दिया हुआ है, 9,50,000 रुपये नहीं होगा, ये 95,000 रुपये होगा, ठीक है। ये 95,000 रुपये होगा, तब जाकर के हमारा क्वेश्चन वो सही होगा। अब हम क्या करेंगे? बेचे गए माल की लागत निकालेंगे। 2,75,000 यहाँ पर है, ये 2,75,000 है, इसमें से घटा देंगे 95,000, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 1,80,000 रुपये, ठीक है। ये 1,80,000 हमारा बेचे गए माल की लागत हो गई। अब हम अंतिम रहतिया निकालेंगे, तो जो हमारा सूत्र होगा वो फार्मूला, इसको आप याद रखेंगे, 1,80,000 बेचे गए माल की लागत है। अब हम सूत्र को बिठाते हैं, अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक बराबर क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस
परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी भाड़ा, ठीक है, फ्रेट को यहाँ पे आप ले लीजिएगा, फ्रेट हो जाएगा, माइनस बेचे गए माल की लागत, वो कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि 1,80,000 हम लोग निकाले हुए थे। तो सबके फिगर को यहाँ पे बिठा करके देखिए तो क्या क्या आएगा, 1,25,000 रुपये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, 1,25,000 प्लस परचेज, परचेज कितने का है आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,26,500 रुपये, 1,26,500 प्लस भाड़ा, भाड़ा कितना है 20,000 रुपये है भाड़ा, 20,000, ठीक है, माइनस क्या करना है 1,80,000 रुपये जो कि हमारा बेचे गए माल की लागत जो कि अभी हम लोग ज्ञात किए थे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सॉल्व करेंगे तो फिर आएगा हमारा 91,500, ठीक है, ये 91,500 ये हमारा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। तो 91,500 देखिए कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन बी है 91,500। तो 18 का जो है ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रारंभिक रहतिया 10,000 रुपये, विक्रय 22,500, भाड़ा 1,500, सकल लाभ 9,000, क्रय जो है 13,650। तो बेचे गए माल की लागत की गणना करें, यानी हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी बेचे गए माल की लागत निकालनी है हमको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्स करेंगे, सेल्स में से क्या निकाल देंगे, सेल्स यानी नेट सेल्स, ठीक है, अगर परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न है तो उसको घटा देंगे। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे तो हमारा सेल्स देखिए कितना है 22,500 रुपये है, 22,500 माइनस हमारा सकल लाभ है 9,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 13,500 रुपये आएगा, 13,500 रुपये। तो 13,500 रुपये यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 19 का ए हो जाएगा 13,500 रुपये बेचे गए माल की लागत। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, और इस टाइप के प्रश्न हर साल परीक्षा में आते हैं तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, पासबुक का शेष 500 रुपये, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज 30 रुपया, चेक जारी किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ 250 रुपये, रोकड़ बही का शेष क्या होगा, पासबुक बैलेंस रेट 500, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक रेट 30, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड रेट 250, व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक है, कैश बुक का बैलेंस पूछ रहा है और यहाँ पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पे फिर वही चीज़ है कि यहाँ डेबिट या क्रेडिट का कोई जिक्र नहीं है, तो पासबुक का हम लोग क्रेडिट बैलेंस मान लेते हैं। पासबुक का यहाँ कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको निकालना होगा क्वेश्चन नंबर 20। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इस बैलेंस को 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये हम लिख दिए, फिर से लिखते हैं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, 500। फिर क्या करेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, बैंक द्वारा ब्याज दिया गया, ठीक है, 30 रुपया जो है बैंक ब्याज दिया, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि चेक जारी किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ, तो चेक जारी किया गया और इसका भुगतान नहीं हुआ तो इसे भी हम माइनस कर देंगे 250। तो 30 और 250 यानी 280 माइनस 500 तो हमारा कितना आएगा 220 रुपये, ठीक है, 220 रुपये आएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 20 का जो है वो सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सी मूर्त संपत्ति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेंगिबल एसेट्स, मूर्त संपत्ति पूछ रहा है। तो यहाँ पेटेंट जो है अमूर्त संपत्ति है, ख्याति अमूर्त संपत्ति है, कॉपीराइट ये भी इनटेंगिबल एसेट्स है। यहाँ पे एक ही चीज़ है वो है फर्नीचर जो कि टेंगिबल एसेट्स है, मूर्त संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है तो लागत पर लाभ होगा। इफ़ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज 20% द प्रॉफिट ऑन कॉस्ट विल बी। तो 22 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा यानी 25%। यदि विक्रय मूल्य का 20% है तो लागत का बढ़ जाएगा, लागत का 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पिछले वर्ष अंतिम रहतिये का मूल्यांकन 20,000 रुपये से कम किया गया, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पिछले वर्ष जो है हमने अंतिम रहतिये का मूल्यांकन जो है 20,000 रुपये कम किया, तो इस साल क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी क्या होगा, लाभ समान रहेगा, प्रॉफिट विल बी सेम नहीं, इस वर्ष का लाभ कम दिखेगा नहीं, इस वर्ष का लाभ अधिक दिखेगा ये भी नहीं, यानी इनमें से
कोई नहीं जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदार किस प्रकार का मद है? डेप्टर्स इज विच टाइप ऑफ आइटम? तो देनदार जो है हमारी चालू संपत्ति है। क्या है? चालू संपत्ति। ऑप्शन ए करेंट एसेट्स। देनदार हमारे लिए हमेशा चालू संपत्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष व्यय को कहाँ दिखाया जाता है? वेयर इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शोन? तो जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनको हम लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ये आप जानते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, व्यय होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो प्रत्यक्ष व्यय होता है उसको हम व्यापार खाते में दिखाते हैं। ठीक है, जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस उनको हम व्यापार खाते में, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम लाभ हानि खाते में दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, नकद रकम को किस खाते में रखा जाता है? कैश इन हैंड इज इंक्लूडेड इन विच अकाउंट? तो नकद क्या है? हमारे लिए तरल संपत्ति है। तो संपत्ति को हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाएंगे, चिट्ठा में, आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट के एसेट्स वाले कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पूंजीगत आय है? विच वन ऑफ दिस इज ए कैपिटल इनकम? यानी क्या पूछ रहा है? पूंजीगत आय। तो पूंजीगत आय जो हमारे लिए है वो है ऋण। बाकी ये जो अन्य हैं यानी नकद विक्रय, प्राप्त किराया, प्राप्त ब्याज, ये हमारे लिए आयगत हैं, न कि पूंजीगत। लेकिन ऋण जो है वो हमारे लिए पूंजीगत है, यानी ये व्यापार के क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि रोकड़ बही का अधिविकर शेष दिया गया हो तो चेक जमा किया गया लेकिन भुगतान बैंक को प्राप्त नहीं हुआ को क्या किया जाता है? इफ़ ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन देन व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट ऑफ चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड? ये भी बैंक समाधान विवरण से ही क्वेश्चन है। बहुत सारे प्रश्न जो है कि इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो बैंक रोकड़ बही का अधिविकर शेष दिया है, यानी जो हमारा कैश बुक है उसका क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो उसके अनुसार इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कह रहा है कि फिर से क्वेश्चन को समझते हैं कि यदि रोकड़ बही का अधिविकर शेष दिया गया हो तो चेक जमा किया गया लेकिन भुगतान बैंक को प्राप्त नहीं हुआ। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? एक चेक आता है हमारे पास जिसको हम बैंक में कनेक्शन के लिए लगाते हैं, और हम अपने कैश बुक में अधिविकर्ष को हम क्या करेंगे? कम कर देंगे। हम वहाँ पे माइनस कर दिए अपने अधिविकर्ष को, लेकिन बैंक में वो चेक गया और उसका भुगतान नहीं हो पाया, तो जो हमारा पासबुक है वो अधिक है और हमारा जो कैश बुक है वो कम हो गया। तो इस स्थिति को कम को हम ऊपर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम जोड़ देंगे। तो 28 का ए हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिए, अंतिम खाते के अंतर्गत कौन सा खाता नहीं बनाया जाता? तो अंतिम खाते के अंतर्गत व्यापार खाता बनाया जाता है, चिट्ठा बनाया जाता है, लाभ हानि खाता बनाया जाता है, आय व्यय खाता ये अंतिम खाते के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, तलपट में दिया गया कार्यालय वेतन निम्न में दिखाया जाता है। ऑफिस सैलरी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। तो तलपट में दिया गया है कार्यालय वेतन, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? लाभ हानि खाते में। एक ही जगह है, वो है कौन सा? लाभ हानि खाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कार्यालय वेतन को दिखाएंगे। 31 क्वेश्चन देख लीजिए कि सकल लाभ किस खाते से प्राप्त होता है? विच अकाउंट प्रोड्यूस ग्रॉस प्रॉफिट? तो सकल लाभ कहाँ से आता है ये आप जानते होंगे। व्यापार खाता जो है वो हमको सकल लाभ या सकल हानि का ज्ञान कराता है, ग्रॉस प्रॉफिट का। अगला प्रश्न है, तलपट में दिया गया अप्राप्य ऋण निम्न में दिखाया जाता है। ठीक है, तलपट में दिया गया है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही पूछ रहे हैं। अगर समायोजनों में दिया होता तो उसका 2 जगह होता, लेकिन यहाँ तलपट में दिया हुआ है तो इसको केवल एक जगह हम दिखाएंगे, और कहाँ पे? लाभ हानि खाता में। तलपट में दिया गया अप्राप्य ऋण निम्न में से कहाँ दिखाया जाएगा? यानी बैड डेब्ट्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। तो जो तलपट में अप्राप्य ऋण है उसे हम लाभ हानि खाते में दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा तरल संपत्ति नहीं है? तो जो तरल संपत्ति है वो हस्तस्थ रोकड़ है, बैंक में रोकड़ है, देनदार है, ये तरल संपत्ति है, और ये जो भूमि है ये स्थायी संपत्ति है, ये तरल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बैंक द्वारा दिए गए ब्याज का रोकड़ बही के शेष पर क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ऑन द बैलेंस ऑफ कैश बुक? ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारा जो कैश बुक है वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। यानी बैंक द्वारा क्या है, ब्याज दिया गया रोकड़ बही के शेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बैंक का ब्याज
पासबुक बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो अपने कैश बुक को भी बढ़ाएंगे, तो हमारा जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ बही में गलती से क्रेडिट की गई राशि को पासबुक के शेष से खाली स्थान किया जाता है। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक इज ब्लैंक टू द बैलेंस ऑफ पासबुक। तो इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, लाभ हानि खाता किस प्रकार का खाता है? विच टाइप ऑफ अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, माल आयात करने पर जो शुल्क लगता है उसे क्या कहते हैं? टैक्स चार्ज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इज कॉल्ड। तो उसे हम आयात शुल्क यानी इम्पोर्ट टैक्स कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि विक्रय 78,000 रुपये, विक्रय वापसी 5600 रुपये तथा सकल लाभ 15,690 रुपये हो तो बेचे गए माल की लागत क्या होगी? इफ सेल्स इज रेट 78,000, सेल्स रिटर्न रेट 5,600 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज रेट 15,690, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो इसके पहले भी मैंने इसका बताया था फार्मूला कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो हमको सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करना होगा। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे विक्रय, हमको शुद्ध विक्रय भी निकालना होगा, ठीक ना। सेल्स माइनस, तो सेल्स जो होता है वो नेट सेल्स होता है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, विक्रय में से विक्रय वापसी को घटा देंगे। तो 78,000 में से 5,600 को निकाल देंगे, फिर जो आ जाएगा वो नेट सेल्स हो जाएगा। नेट सेल्स, तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो नेट सेल्स हमारा कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 78,000 में से 5,600 निकाल देंगे तो ये आपका आ जाएगा 72,400 रुपये, ठीक है। 72,400 आपका नेट सेल्स आ जाएगा, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 15,690 रुपये। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 56,710 रुपये, ठीक है। 56,710 रुपये। अब ये देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है 56,710, 56,710 रुपये, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, इनमें से कौन सी मद लाभ हानि खाते की है? विच ऑफ दिस आइटम इज एसोसिएटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी मद है, वो है वेतन यानी सैलरी जो है प्रत्यक्ष व्यय है जो लाभ हानि खाते से संबंधित है। अब अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग आ गए हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए फटाफट हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश होता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑन ए पार्टिकुलर डेट इज़। तो पार्टिकुलर डेट पर जो भी होता है वो क्या होता है, बैलेंस शीट होता है, ठीक है। बैलेंस शीट हमेशा एक तिथि विशेष पर बनाया जाता है। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके नीचे लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो वो जो है एक तिथि विशेष यानी 31 मार्च को बनाया जाता है, न कि पूरे वर्ष का। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा।